हाय गाइस, माय नेम इज अजमत एंड यू आर वाचिंग एक्स्ट्रा केयर क्लासेस। डे 10 में सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी अभी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है पार्ट ऑफ स्पीच की, और आज पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 2 है, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में। नाउन के लेक्चर को मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आई होप कि सभी लोगों ने अच्छी तरीके से वॉच किया होगा। जो भी आपको टाइप्स पढ़ाए गए थे, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउंस बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बिना प्रोनाउन के इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल होता है। तो इंग्लिश स्पोकन में प्रोनाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो आज के बाद वो टॉपिक आपको इजी लगेगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को फुल्ली वॉच करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद प्रोनाउन जो सबसे आपको डिफिकल्ट लगता है, वही अब सबसे ज्यादा इजी लगेगा आपको। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और ये कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की, कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, यानी कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा की जगह पे यूज किया जाता है। तो इससे ये पता चला कि जो भी हमने अभी टॉपिक पिछला वाला जो टॉपिक पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, तो जहां जहां आपको नाउन दिखेगा वहां वहां पर हम लोग प्रोनाउन को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का यूज नाउन की जगह पे किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है उसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। तो एग्जांपल है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस एक्सेट्रा। ये सभी प्रोनाउंस होते हैं, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। यही प्रोनाउंस हम लोग नाउन की जगह पे यूज करेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। राम लव्स राम्स पेरेंट। राम राम के माता पिता को प्यार करते हैं, ये करता है। राम्स पेरेंट्स लव राम्स। राम के माता पिता राम को प्यार करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि राम कहीं दूर है और उसकी हम चर्चा करें, हालांकि राम बिल्कुल पास है और राम की ही बात हो रही है, लेकिन बार बार क्या रिपीट हो रहा है? राम राम राम, यहाँ पे भी राम, यहाँ पे भी। तो ये बार बार जो रिपीट होता है, तो ये रिपीटेशन खत्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है। राम आपके पास है और आप कह रहे हैं कि राम राम के माता पिता को प्यार करता है, तो एकदम अजीब लगता है सुनने में। तो प्रोनाउन इसीलिए यूज किया जाता है कि जहां जहां आपको नाउन दिखेगा रिपीट हो रहा है, उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन को रिप्लेस कर देंगे, तो बोलने में भी बहुत अच्छा लगेगा और चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आने लगेगी। जैसे अभी हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस सेंटेंस में, राम इज ए गुड बॉय। तो सबसे पहले आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे जो पहली बार स्टार्ट हुआ है, ताकि पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो इस बार हम यहाँ पर राम को रिप्लेस करेंगे ही से। ही राइट्स अ लेटर। राम लव्स राम पेरेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही लव्स his parents and his parents love him। अब इसी सेंटेंस को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं और देखेंगे क्या बोलने में समझ में आ रहा है। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ही राइट्स लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही लव्स हिज पेरेंट, वह अपने माता पिता से प्यार करता है। हिज पेरेंट्स लव हिम, उसके माता पिता उसे प्यार करते हैं। तो बोलने में बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है, चीजें आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो एक तरीके से हमारे लैंग्वेज में स्वाद बढ़ा देते हैं, बोलने में भी अच्छा लगता है। और जो रिपीटेशन हो रहा था, बार बार एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा था, वो रिपीटेशन भी खत्म हो गया है।
अब सवाल ये है कि सर ने किस तरीके से ही, हिज, हिज और हिम प्रोनाउन को रिप्लेस किया है नाउन की जगह, तो आप भी इसी तरीके से रिप्लेस करेंगे, लेकिन कैसे, तो वो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में, जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि कब कौन सा प्रोनाउन यूज करना है सेंटेंस के अंदर। तो अब ले लीजिए जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और 8 तरीके के प्रोनाउंस के टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल डेकोरेट किया आप सभी के लिए, आप इस टेबल को अच्छी तरीके से नोट कर लें अपने नोटबुक में, और इसको अच्छी तरीके से अपने माइंड में फिट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश स्पोकन में ये चीज ध्यान रख के बोलते हैं कि कब हमें कहाँ पर क्या बोलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 तरीके के प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस और एक है पजेसिव प्रोनाउंस। चलिए, पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या है? पर्सनल प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं, उसमें एक होता है एक सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई सब्जेक्ट है, अगर यही चीज ऑब्जेक्ट में जाता है तो मी बन जाता है। उसी तरीके से यू एक सब्जेक्ट होता है, और यू जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो यू का यू ही रहता है। वी सब्जेक्टिव है, वही चीज जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसे अस बोलेंगे। उसी तरीके से दे सब्जेक्ट में है, और ये चीज जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो देम बन जाता है, ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है, इट ही रहता है। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके इसको हम समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। ही इज वेरी फ्रेंडली, एवरीवन लाइक्स हिम। ही जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया, यही जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो क्या बन जाता है? हिम। तो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे बोला गया, ही सब्जेक्ट की जगह पे बोला गया है। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा है। ही इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा हो। अगर मैं उसका इंतजार करता, यानी कि सबसे पहले इसको समझेंगे, ही इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा का मतलब मैं, वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं का मतलब आई। तो आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे गया तो क्या बन गया? मी। इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते थे ही इज वेटिंग फॉर आई, कि वह मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे था, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया? आई के लिए मी। और अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे होता तो कुछ इस तरीके से बोलते, आई एम वेटिंग फॉर हिम। जब ही उधर जाता है तो क्या बन जाता है? हिम। और आई जब सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो क्या बन जाता है? आई। तो क्या बन जाता है? आई एम वेटिंग फॉर हिम, कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। समझ में आ गया? तो याद रखना है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो वो किस तरीके से बदल जाता है। तो आई जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे था, इसलिए आई की जगह क्या यूज किया गया? मी। शी सिंग स्वीट, वह अच्छा गाती है या फिर मधुर गाती है। डिड यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो? तो यू जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया है, और हर जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया है। तो जब शी ऑब्जेक्ट की ओर जाता है तो क्या बन जाता है? हर बन जाता है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू, तो इस बार जो यू दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया है, आई लाइक यू। अगर आई ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता तो ये किस तरीके से बन जाता है? यू लाइक मी, कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो याद रखना है कि आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो मी बन जाएगा। अगला सेंटेंस है, दिस इज ए चेयर, यह कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। इट इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी से बना हुआ है। तो इज इट जो यहाँ पे यूज किया गया है, तो इट सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया। याद रखना है कि जो स्टार्टिंग में होते हैं प्रोनाउंस तो वो सारे क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। देन उसके जो लास्ट में दिखते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे इट इज देयर, तो इट यहाँ पे क्या यूज किया गया? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया इट। अगर यहाँ पे होता तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, हमें याद रखना है कि कब हमें कहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, आई उधर जाएगा तो मी बन जाएगा, वी उधर जाएगा तो अस बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने पर्सनल प्रोनाउन को देखे। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की। अब हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। इसमें होते हैं माई, माइन, योर का योर्स हो जाता है, अवर का अवर्स होता है, देयर का देयर्स हो जाता है, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर ही रहेगा, इट्स का इट्स ही रहेगा। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं?
पोजीशन शो करने के लिए हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि किसी चीज पे अगर आपका अधिकार है तो आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, दिस इज माई वॉलेट, दिस इज माई वॉलेट, यह मेरा पर्स है। तो उस चीज पे आपका अपना अधिकार था, इसलिए आपने क्या बोला है, माई। दिस वॉलेट इज माइन, इसको हम इस तरीके से पोजीशन शो करने के लिए लिखेंगे, दिस वॉलेट इज माइन, यह मेरा पर्स है। समझ में आ गया। अगला देखेंगे, हर शर्ट इज वाइट, उसकी शर्ट सफेद है। माइन इज ब्लैक, मेरा काला है। तो पजेसिव मैं शो कर रहा हूं, यानी कि उस शर्ट के ऊपर मेरा अधिकार था कि वह काली कलर की जो शर्ट है वो मेरी है। तो मैंने क्या बोला, माइन इज ब्लैक, मेरा काला है। शर्ट की बात हो रही थी, हर शर्ट इज वाइट, उसकी शर्ट सफेद है, एंड माइन इज ब्लैक, और मेरा काला है। दिस बुक इज अवर, अवर, दिस बुक इज अवर, यह किताब हमारा है। वेयर इज योर, तुम्हारा कहाँ है। वेयर इज योर, तुम्हारा कहाँ है। तो किसी चीज पे अगर आपका अपना अधिकार होता है तो वहां पर हम लोग पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तब तक आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन को। उसके बाद अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है। रिफ्लेक्ट, जैसे आईने में अगर आप कोई चीज देखते हैं तो आपको सेम वैसा ही दिखाई देते हैं, वो रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आई की जगह पे अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो माई सेल्फ यूज करते हैं, यू की जगह योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स। ठीक है, उसी तरीके से वी के लिए हम लोग यूज करते थे ऑब्जेक्ट में अस, और पोजीशन में अवर, अवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोग यूज करेंगे अवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्व्स, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। बस याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है कि आप ही सब्जेक्ट होते हैं और आप ही ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पे जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है वो आप ही है। समझ में आ गया। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप ही सब्जेक्ट हैं और आप अपने ऊपर काम करें, यानी कि आप ही ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई फाउंड माई सेल्फ ए न्यू हॉबी, मैंने खुद में एक नई हॉबी को पाया। तो आप अपनी ही बात करें, इसमें आप ही सब्जेक्ट है और आप ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हुआ, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला सेंटेंस देखेंगे, शी पैक्ड हर सेल्फ लंच, उसने खुद से लंच पैक किया, उसने खुद से लंच पैक किया। तो शी ये सब्जेक्ट है और ये जब ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हर सेल्फ। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह खुद से बातें करता है। सेल्फ का मतलब होता है खुद, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद। तो वह खुद से बातें करता है। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुम खुद को आईने में देखते हो, तुम खुद को आईने में देखते हो। तो आप देख पा रहे हैं कि आप सब्जेक्ट है और आप अपने ही ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जिसमें आप ही सब्जेक्ट होते हैं और आप ही ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो वो बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला देखेंगे, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह खुद को तकलीफ देता है, वह खुद को तकलीफ देता है, यानी वो ही सब्जेक्ट है और वो ही ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप अगर खुद की बात करते हैं जहां पर आप ही सब्जेक्ट होता है और आप ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई होप कि आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगला टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या है। तो चलिए अब हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और वो किस लिए प्रोनाउंस में यूज किए जाते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी भी चीजों को शो करने के लिए या किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कोई चीज अगर दूरी पे है तो उसको अगर शो करना है तो हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कोई चीज अगर पास में है तो हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को
यूज करते हैं किसी भी चीज को शो या फिर इंडिकेट करने के लिए हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो यहाँ पे 4 तरह के डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक है दिस, दैट, दीज, दोस। दिस और दैट ये डिमोन्स्ट्रेटिव सिंगुलर होते हैं, दीज और दोस ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्लूरल होते हैं, और ये यूज किए जाते हैं किसी भी चीज का पास में होना या फिर दूरी पे होना, उनको इंडिकेट करने के लिए हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर कोई चीज पास में होता है तो हम लोग दिस का यूज करते हैं, नियर का मतलब पास और फार का मतलब दूर। तो अगर कोई चीज सिंगुलर है और वो पास में है तो हम लोग नियर यूज करते हैं, और अगर कोई चीज प्लूरल है और वो पास में है तो भी हम लोग नियर का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर कोई चीज दूरी पे है और सिंगुलर है तो हम लोग दैट का यूज करते हैं, कोई चीज दूरी पे है लेकिन प्लूरल है तो हम लोग दोस का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज का पास में होना या फिर दूरी पे होना तो हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को। एक सेंटेंस यहाँ पे दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। कोई चीज पास में है, ठीक है, मैं मार्कर की बात कर रहा हूँ, ये चीज पास में है तो मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज नाइस, यह अच्छा है। सबसे पहले इसकी हिंदी में देख लेते हैं कि दिस को हम लोग क्या बोलते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वे। समझ में आ गया। तो दिस इज नाइस, यह अच्छा, ये चीज पास में इसलिए मैंने दिस यूज किया। वही चीज अगर दूरी पे होती है मैं उसकी बात करता तो मैं बोलता दैट इज नाइस। क्लियर। तो ये सिंगुलर है और ये चीज पास में है इसलिए मैंने दिस का यूज किया। हैव यू सीन दिस, हैव यू सीन दिस, क्या तुमने वह देखा, क्या तुमने यह देखा। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने यह देखा। कोई चीज पास में है, अब मैं बोल रहा हूं कि क्या तुमने यह देखा, दिस इज नाइस। क्लियर। अगला सेंटेंस, दीज आर गुड, दीज आर गुड। दीज का मतलब क्या होता है, ये, दीज आर गुड, ये अच्छे हैं। मान लो बहुत सारी चीजें हैं और दीज जो होता है वो प्लूरल होता है, बहुत सारी चीजें और पास में है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पास में है तो हम बोलेंगे दीज आर गुड, ये अच्छे हैं। तो दीज का यूज किया जाता है किसी भी चीज का पास में होना, और ये प्लूरल है, बहुत सारी चीजें लेकिन पास में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दीज। तो दीज आर गुड, ये अच्छे हैं। डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें यह पसंद है। डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद है। डू यू लाइक दिस, ठीक है। कोई चीज पास में है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पास में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें यह पसंद है या तुम इसे पसंद करते हो, क्या तुम इसे पसंद करते हो। अगला सेंटेंस, दोज वर नाइस, दोज का मतलब वे अच्छे थे, वे अच्छे थे। तो दूरी पे है, मैं बोल रहा हूं कि वे अच्छे थे, ठीक है। तो दोज वर नाइस। दिस इज मोहन स्पीकिंग, इज दैट राम। जब हम फोन पे बात करते हैं तो आप पास में होते, अपने पास की बात कर रहे हैं, आप इस तरफ इसलिए बोलते हो दिस इज मोहन, मैं मोहन बोल रहा हूँ। इज दैट राम, क्या वो राम है, ठीक है। तो वो दूरी पे इसलिए मैंने दैट यूज किया, और ये चीज पास में तो दिस यूज किया। तो याद रखना कि कोई चीज अगर सिंगुलर है और पास में है तो हम लोग दिस का यूज करेंगे, कोई चीज प्लूरल है लेकिन पास में है तो दिस का यूज करेंगे। उसी तरीके से कोई चीज सिंगुलर है लेकिन दूरी पे है तो दैट, प्लूरल है और दूरी पे तो दोज यूज करेंगे। क्लियर। आई होप कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जल्दी से ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के ऊपर। अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव से पता चलता है कि इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो सेंटेंस का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है या मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं किसी से, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए हम इसके अंदर देखते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, जैसे पहले लिखा हुआ है हु टोल्ड यू, हु मींस कौन। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस देखने में सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे पहले हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसे, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा। तो ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जहां पर हम लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं,
हु टोल्ड यू, हु मीन्स कौन, हु टोल्ड यू तुम्हें किसने बताया, हु टोल्ड यू। तो आगे क्या बोलना है, राम टोल्ड मी, मुझे राम ने बताया। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, हु टोल्ड यू तुम्हें किसने बताया, तो वो क्या कह रहा है, आई टोल्ड, राम टोल्ड मी, मुझे राम ने बताया। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो होता है इंटेरोगेटिव। अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ राम, तो राम टोल्ड यू तुम्हें राम ने बताया, तो यहाँ पर नाउन था जो मैंने नाउन को हटाकर एक प्रोनाउन यूज किया हु, तो ये कौन सा प्रोनाउन होता है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। इसे लगाने से ऐसा पता चलता है कि कोई क्वेश्चन कर रहा है। अगला सेंटेंस देखेंगे, whom did you tell, whom का मतलब क्या होता है, किसे, whom did you tell तुमने किसे बताया, तो I told राम, मैंने राम को बताया। क्लियर, तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट मतलब क्या, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। हुज इज दिस, जब कोई कॉपी या पेन जो क्लास में खो जाता है तो टीचर उठा के क्या बोलते हैं, हु इज दिस, यह किसका है, हु इज दिस, हुज मतलब किसका, हुज इज दिस यह किसका है, दिस इज हर्स यह उसका उसकी है। विच इज योर्स, विच का मतलब कौन सा, विच इज योर्स तुम्हारा कौन सा है, तो ऑप्शंस दिए जाते हैं तो पूछा जाता है विच इज योर्स तुम्हारा कौन सा है, तो दो तीन चीजें रखा हुआ, तो टीचर पूछे विच इज योर्स तुम्हारा कौन सा है। तो इंटेरोगेटिव में ये सारे के सारे वर्ड यूज किए जाते हैं जब किसी से कोई क्वेश्चन करना होता है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। बात करते हैं कि रिलेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो रिलेटिव सेंटेंस देखने में इंटेरोगेटिव के ही जैसे होते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसलिए इंटेरोगेटिव नहीं होते। ये क्या करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ये हमें ये बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कि किसी भी क्लॉजेज में रिलेशन को बताने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हु का मतलब जो या फिर जिसने, जैसे यहाँ पे हु का मतलब था कौन, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग बदल जाता है, हु का मतलब हो जाता है जो या फिर जिसने, हुम का मतलब जिसे, हुज जिसका, दैट जो, विच का मतलब भी जो होता है। तो ये बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं होते, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस के अंदर में बताने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर, चलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माय फ्रेंड, वह लड़का, हु का मतलब जो या फिर जिसने, वह लड़का जिसने कल रात मुझे कॉल किया था इज माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है। वह लड़का जिसने कल रात मुझे फोन किया वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये किसी क्लॉजेस को रिलेशन शो करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर रिलेटिव शो हो रहा है। अगला सेंटेंस, द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, विच का मतलब क्या हो जाएगा जो, वह पेन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो बहुत पुराना है। अगला सेंटेंस देखेंगे, द मैन हुज शर्ट इज ब्लू, हुज का मतलब क्या हो जाएगा जिसका, वह आदमी जिसका शर्ट नीला है इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। द बॉय हुज आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, हुज का मतलब क्या हो जाएगा जिसका जिसका या फिर जिसे, वह लड़का जिसे मैंने कल रात कॉल किया वह मेरा मित्र है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस के रिलेशन को शो करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो देखने में ये बिल्कुल इंटेरोगेटिव की ही तरह होते हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव बिल्कुल भी नहीं होते। इसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है और रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं होते, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आई होप कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जल्दी से ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद हम लोग अगले प्रोनाउंस के ऊपर बात करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस डज नॉट रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और अमाउंट, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक किसी चीजों का नाम यहाँ पे नहीं लेता है। जिस तरीके से हमने नाउन टॉपिक पढ़ा था उसमें ये बताया था कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेते, तो यहाँ पे हम किसी भी स्पेसिफिक चीज या फिर किसी भी
लोगों के नाम नहीं लेंगे, हम उन्हें एक वर्ड में यूज करेंगे। वो वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मेनी। बड़ी, बड़ी में आते हैं नो बडी, एवरीबडी, थिंग, नथिंग, समथिंग, वन, सम, सेवरल, ईटीसी। तो ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक की जगह पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस सेंटेंस के अंदर किसी भी स्पेसिफिक लोगों का नाम या किसी भी स्पेसिफिक चीज या फिर जगहों का नाम हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। हम यहाँ पर इन वर्ड का यूज करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई मेट टू किड्स, मैं दो बच्चों से मिला। वन वॉज वेरी नोटी, उनमें, तो यहाँ पर मैंने वन प्रोनाउन का यूज किया। मैं इस तरीके से बोल सकता था, तो इसमें दो बच्चे हैं, राम और मोहन। तो मैं ये भी बोल सकता था कि मोहन वॉज वेरी नोटी, कि मोहन बहुत ज्यादा शरारती था। तो मैंने क्या किया, किसी नाउन को हटाकर मैंने प्रोनाउन का यूज कर दिया वन। अगला सेंटेंस देखेंगे, लिखा हुआ है मैनी वर प्लेइंग, तो बच्चों की ही बात हो रही है, तो मैंने बोला मैनी वर प्लेइंग, बहुत सारे खेल रहे थे। तो बच्चों की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो बहुत सारे नाम थे, मैंने उनको हटाकर एक वर्ड यूज किया मैनी। तो ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, जब टीचर पूछता है क्लास के अंदर कि कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? तो मैं क्लास में इस तरीके से नहीं बोलूंगा कि मोहन, सोहन, रोहन, अमित, इनमें से कोई एक दे सकता है आंसर। मैंने डायरेक्ट बोला एनीवन, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों का नाम मैंने एक वर्ड में यूज किया एनीवन, कोई भी। अगला सेंटेंस देखेंगे, हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया? जैसे आप शादी पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, तो बहुत सारा बफर सिस्टम का रूल होता है कि बहुत सारी चीजें खाने वाली लगी होती है। तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया? मैंने उससे ये नहीं पूछा कि आपने ये खाया, वो खाया, वो खाया, मैंने एक वर्ड यूज किया एनीथिंग। एनीथिंग में सभी चीजें आ गई। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया? तो उसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने एक वर्ड में बोला। अगला सेंटेंस देखेंगे, इनफ इज इनफ, तो ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसको भी याद करके चलेंगे। एवरीबॉडी इज रेडी, हर एक चीज तैयार है, एवरीबॉडी। ठीक है, मान लो कि शादी में डेकोरेट का कोई काम चल रहा है, किसी ने पूछा क्या चीजें तैयार हो गई, तो आप ये नहीं बोलोगे कि चेयर लग गया, पंडाल लग गया, टेंट लग गया, ये चीज वो चीज। आपने एक वर्ड में बोला एवरीबॉडी इज रेडी, यानी कि हर कोई तैयार है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। मान लो कि कोई दो लड़का है, रोहन और सोहन, तो मैंने ये नहीं कहा कि रोहन इज गुड एंड मोहन इज गुड, तो काफी लंबा सेंटेंस हो गया, तो मैंने उसको शॉर्ट में बोला बोथ आर गुड, कि दोनों अच्छे हैं। समझ में आ गया? तो नाम की जगह मैंने दो लोगों के नाम की जगह मैंने बोथ वर्ड यूज किया, तो बोथ एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। एवरीथिंग इज अराइव्ड, एवरीथिंग इज अराइव्ड, हर एक चीज आ चुका है। मान लो कि शादी में देखते हैं कि कभी कुर्सियां आ रही है, तो कभी टेंट आ रहा है, कभी जनरेटर आ रहा है, तो आपसे किसी ने पूछा कि क्या चीजें आ चुकी है, तो आपने ये नहीं बोला कि चेयर आ गया है, इन्वर्टर आ गया है, जनरेटर आ गया, आपने क्या बोला एक वर्ड में एवरीथिंग, हर एक चीज इज अराइव्ड, पहुंच चुका है। ठीक है, आपके पास हर एक चीज पहुंच चुकी है, तो आपने बोला एवरीथिंग। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किसी भी स्पेसिफिक चीजों का नाम नहीं ले रहे, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं ले रहे, हम इन वर्ड का यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे वर्ड्स इन्हीं वर्ड्स के अंदर छुपे होते हैं, क्योंकि वो सारे नाउन हटाकर हम लोग ये प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। आई होप कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद हम लास्ट प्रोनाउन की बात करेंगे, रेसिप्रोकल। तो चलिए अब हम सबसे लास्ट प्रोनाउंस की बात करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हम लोग यूज करते हैं, ये तब यूज किया जाता है जब एक या दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो दो या फिर दो से जो ज्यादा लोग हैं, वो सभी लोग एक ही अगर क्रिया कर रहे हैं, यानी एक ही एक्शन कर रहे हैं, तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेंटेंस के अंदर इसको देखकर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज प्लेइंग विथ मोहन एंड इज मोहन, यहाँ पे सेंटेंस होगा मोहन, मोहन इज प्लेइंग विथ राम।
यानी कि सेंटेंस काफी बड़ा हो गया कि राम इज प्लेइंग विथ मोहन एंड मोहन इज प्लेइंग विथ राम। यानी कि राम मोहन के साथ खेल रहा है और मोहन राम के साथ खेल रहा है, तो इसमें दोनों लोग एक ही क्रिया कर रहे हैं एक दूसरे के साथ खेलने का। तो ये सेंटेंस काफी बड़ा हो जाता है, तो हम लोग प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन कि अगर सेम क्रिया हो रहा है तो उस सेंटेंस को हम लोग छोटा कर देते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक ही क्रिया कर रहे हैं वो भी एक दूसरे से, तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि राम एंड मोहन आर प्लेइंग विथ ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो तरीके के रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे, एक ईच अदर और एक वन अनदर। तो ये सेंटेंस काफी बड़ा था, तो इस सेंटेंस को मैंने किस तरीके से लिखना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कि राम एंड मोहन आर प्लेइंग विथ ईच अदर, कि राम और मोहन एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो याद रखना है कुछ चीजों को कि हम लोग प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कब यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि सिंगुलर वर्ब के साथ नहीं, यानी कि अगर कोई सिंगुलर है तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, यानी दो या फिर दो से ज्यादा लोग हैं तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ कि क्रिया एक ही होनी चाहिए, यानी कि जो दो लोग या दो से ज्यादा लोग हैं तो वो सभी लोग एक ही काम कर रहे हो, अलग अलग अगर काम हो रहा है तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो दो चीजें मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं करना, यानी प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो ही हम लोग यूज करेंगे, और क्रिया जो हो रहा होगा वो सभी लोग एक ही क्रिया को कर रहे होंगे। सेंटेंस के अंदर ये चीज देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे राम एंड किरण लव ईच अदर, राम एंड किरण लव ईच अदर, राम और किरण एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, राम और किरण एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर क्रिया एक ही हो रहा है और दो लोग यूज किए जा रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो दो लोग हो गए प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम लोग ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, लिखा हुआ है राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, कि राम और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस को अगर मैं रेसिप्रोकल में नहीं लिखूं तो ये सेंटेंस काफी बड़ा हो जाएगा। मैं इस तरीके से बोल सकता था कि राम टॉकिंग टू रोहन एंड रोहन टॉकिंग टू राम, तो ये सेंटेंस काफी बड़ा हो रहा था, तो मैंने रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया और सेंटेंस को छोटा किया कि राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, क्योंकि दोनों लोग एक ही क्रिया कर रहे हैं बात करने का, वो भी एक दूसरे से। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जरिए छोटा कर सकते हैं। दे डोंट बिलीव ईच अदर, वे एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं और मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा, तो दो लोग या दो से ज्यादा लोग होंगे तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे। दे आर नो ईच अदर, वे एक दूसरे को, वे सभी एक दूसरे को जानते हैं, या फिर हम लोग ईच अदर या फिर वन अनदर का भी यूज कर सकते हैं। दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अदर, वे सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ब्लेम का मतलब इल्जाम लगाना, दोषी ठहराना। तो हमने देखा कि सभी लोग एक ही क्रिया कर रहे हैं, इल्जाम लगाने का, समझ में आ गया। तो बहुत सारे लोग हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन रहा है, तो फिर हम लोग ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग एक ही क्रिया कर रहे हैं, तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे। आई होप कि आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप जल्दी से ले लीजिएगा आप एक स्क्रीनशॉट, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने रेसिप्रोकल प्रोनाउन अभी आपको पढ़ाया है ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जो 8 टाइप्स के मैंने प्रोनाउन पढ़ाए हैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैंने वीडियो काफी लंबी बनाई है, तो इसलिए नहीं कि आप बोरिंग फील करें, वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके एक ही क्लिप में क्लियर हो जाए और आपको दूसरी क्लिप में जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आप 2-3 घंटे जब आप मूवी में कंटिन्यू देख सकते हो तो आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट आप वीडियो को देखें, इससे आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी और आप अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। आई होप कि आपका सारा डाउट आज प्रोनाउन का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक दूसरे को जरूर शेयर करें, अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करें, स्टोरी पे जितना हो लगाए ताकि दूसरे तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट
forget to press the bell icon and share this video also. Thank you very much.